चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासेस में हम लोग विधायिका देख रहे थे, लेजिस्लेशन आपको बता रहे थे और बताया था कि जो हमारी विधायिका यानी लेजिस्लेशन होता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। और कानून में बताया था कि दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं, सेंट्रल अलग है और स्टेट अलग है। केंद्र की विधायिका आपको बताया था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन होती है, केंद्रीय विधायिका में कौन होती है हमारे, पार्लियामेंट होती है, संसद। संसद में भी आपको बताया था तीन चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं, और एक क्या होती है लोकसभा, और एक क्या होती है राज्यसभा। ठीक, इन्हीं तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं, केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेशन में आते हैं। और ये आपको बताया था कि जो 7 शेड्यूल आपको पढ़ाया था, 7वीं अनुसूची जिसमें शक्तियों का बंटवारा आपको बताया था, तो उसी में बताया था कि जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट पर ये काम करेंगे। स्टेट लिस्ट के लिए आपको बताया था क्या होती है, राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में आपको बताया था क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। एक होती है क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और एक होते हैं क्या, राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक, तो बताया था एक केंद्रीय विधायिका है, बाकी जितने राज्य हैं सब राज्यों की अलग अलग विधायिका हैं। कुछ जगह पर आपको बताया था विधान परिषद भी है 6 जगहों पर, तो उसको अलग अलग सबको डिटेल में हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद और एक केंद्र शासित राज्य भी आपको बताया था, यूनियन टेरिटरी, जो शेड्यूल 1 में आपको बताया था। तो तीनों चीजें हैं, केंद्र है, राज्य है और एक क्या है, यूनियन टेरिटरी से। अब है क्या कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ जो संविधान है, उसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया गया है। आपको 7 शेड्यूल में बताया था कि हमारे यहाँ जो पावर्स को सेपरेट किया गया है, शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया है। लिस्ट बना दी गई है कि ये टॉपिक है, इस पर कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट दे दी गई है, इस पर कौन कानून बनाएगा, स्टेट बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। बताया था यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची और ये राज्य सूची। और तीसरी एक बताया था कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची होती है, जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र भी कानून बनाते हैं और राज्य भी कानून बनाते हैं। इनकेस अगर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो माना किसका जाएगा, सेंट्रल का माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। ठीक, अब है क्या कि ये शक्तियों का पृथक्करण है जरूर, लेकिन होता क्या है कि कई सारी चीजें होती हैं जो केंद्र और राज्य को मिलकर करनी होती हैं, एक साथ होती हैं। और इसी में कई बार टकराहट की भी स्थिति बन जाती है, कई बार ये टकरा जाते हैं। तो वही केंद्र और राज्य के बीच जो संवैधानिक हमारी व्यवस्था बनी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था बनी है, राजनीतिक कारणों से अन्य कई कारणों से टकराहट की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सबके लिए पूरा सिस्टम अलग से बनाया गया है, व्यवस्था दी गई है कि ये लड़े ना आपस में, आपस में इनमें झगड़ा न हो। क्योंकि केंद्र तो हमारे यहाँ कितना है, एक है, एक है सेंट्रल। राज्य कितने हैं ऐसे ऐसे, 28, यानी ऐसे 1 2 3 4 करते करते 28। समझ गए। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, राज्य में उस पार्टी की सरकार है, तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या होती, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, दिक्कत यहाँ पर होती। तो जब दिक्कत यहाँ पर होगी तो गड़बड़ी हो सकती है। तो उसी लिए कहा गया कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बनना चाहिए, जितने हैं सबके साथ एक क्या हो, संबंध हो जो बिल्कुल लिखित में हो, कि कहाँ पर किसको किसको शक्तियां कम है, कहाँ पर किसको किसको शक्तियां ज्यादा है। तो वो संविधान में मेंशन कर दिया गया है, सेंट्रल और स्टेट में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन। ठीक, और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग रिलेशन कहते जरूर हैं, पढ़ते जरूर है केंद्र राज्य संबंधों में, लेकिन एग्जैक्टली ये रिलेशन कुछ वैसा रिलेशन नहीं है जैसा रिलेशन आप बताते हैं कि हमारा संबंध है इनसे, अच्छे संबंध। ठीक है, ये रिलेशन वैसा ही है जैसे बाप बेटे का रिलेशन होता है। ये कहने के लिए बाप बेटे का रिलेशन है, लेकिन वो मामला एक तरफा होता है। कि जैसे आपको बताया था कि पिताजी का, मान लीजिए किसी बात पर घर वालों ने आपको डांटा, पिताजी ने डांटा, बोले तुम्हारी मर्जी, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। पूछ लिया, तो नहीं पढ़ने का ऑप्शन आप दे सकते, नहीं दे सकते, एक ही तरफ। वो जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी सेंट्रल स्टेट का यही मामला है कि कहने के लिए रिलेशन है, हम लोग पढ़ते भी इसको हैं, लेकिन जितने भी अनुच्छेद, सारे अनुच्छेदों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, तो जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे सब में आपको दिखाई देगा कि ये पिताजी हैं और ये इनका बेटा है।
जितने भी मामले मिलेंगे वो दिखाई देगा। कई जगहों पर ऐसा मिलेगा कि जो राज्य सूची के विषय हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, यानी जिस पर राज्यों को शक्तियां दी गई हैं कि इस पर ये काम करेंगे, उस पर सेंट्रल कानून बना सकता है। यानी स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। ये कई जगह मेंशन किया गया, हर जगह मेंशन है। कहीं एक जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि सेंट्रल के किसी सब्जेक्ट पर स्टेट कानून बना ले, ये कहीं नहीं। कायदे से अगर रिलेशन है कि आप इनके मामले में टांग अड़ा सकते हैं, तो अगर बराबरी का संबंध होता तो इनको भी थोड़ा बहुत मिलता ना कि आप भी इनका कुछ काम कर लीजिए। ये नहीं है, हर जगह यही मिलेगा कि सेंट्रल ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि जहां केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी जो संसद है वो स्टेट लिस्ट पर काम कर सकती है, सीधा फंडा है। यानी कुल मिला के कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ओवर स्टेट्स, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लेने का मतलब है कि हमारे यहाँ इम्पावर्ड सेंट्रल यानी केंद्र क्या है? शक्तिशाली है और राज्य कमजोर है। जैसे आर्टिकल 1 आपको समझा रहे तो बताया था कि केंद्र क्या है? हमारे बहुत पावरफुल है, राज्यों को ज्यादा शक्तियां नहीं। जैसे अमेरिका में है, केंद्र और राज्य दोनों को बराबर पावर है, कोई कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक तरफा है मामला कि सारी पावर्स किसके पास है? सेंटर के। राज्यों को शक्तियां नहीं है। हर मामले में केंद्र राज्य के मामले में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन राज्य एक मामला ऐसा नहीं होगा कि केंद्र के किसी मामले में राज्य इंटरफेयर करे, वो हो ही नहीं सकता। ऐसा देने का कारण भी है, एक तरफा देने का कारण है हमारा इतिहास, हमारे ऐतिहासिक कारण है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास की जब हमारी शुरुआत हुई थी तो बताया था कि पहला साम्राज्य कौन सा बना था? मगध साम्राज्य बना, मौर्य बने। तो जब तक मौर्य थे, अशोक जिंदा था, पूरा शासन प्रशासन उसने कंट्रोल में किया हुआ था। लेकिन जैसे ही अशोक की मौत हुई तो मौर्यों का केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर पड़ी और भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। आपको बताएं, मौर्य टूटे तो पूरा समझ लिया फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर गुप्त काल तक भारत क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर 319 में जाके गुप्त वंश की स्थापना होती है, गुप्त साम्राज्य शुरू होता है। तो फिर गुप्तों ने सिर्फ फिर सबको मारपीट के बटोर के एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। फिर 550 जाते जाते गुप्तों का पतन हो गया। जब गुप्तों का पतन हो गया तो फिर छोटे छोटे टुकड़े बटे, पीसेस में आ गए लोग। फिर पूरा 600 से 1200 तक का इतिहास भारत में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है, और वो और छोटे छोटे राज्य हो चुके थे। राजपूत काल क्या था? छोटे छोटे 85 और राजा थे जो शासन कर रहे थे देश में। फिर तुर्क आए, तुर्कों ने फिर मारपीट के बटोर के एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। फिर तुर्क कमजोर पड़े, फिर छोटे छोटे टुकड़े बने। फिर मुगल आए, मुगलों ने फिर बटोर के एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के मरने के बाद फिर क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़े बनने, और फिर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर मारपीट के सबको इकट्ठा किया, धीरे धीरे करके कब्जा किया। अंग्रेजों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। फिर अंग्रेजों के जाते जाते फिर छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश से सब अलग हो ही गए हमसे। यानी ये हमारे इतिहास में रहा है कि जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी हम लोग टूटने लगते। तो इसलिए कहा गया कि सिस्टम ऐसा बनाओ कि केंद्र को हमेशा क्या रखो? भारी, ताकि ये टूट के भागे ना। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग कहते जरूर हैं कि भारत में हम भारतीय, हम सब भारतीय हैं और ये है वो है, राष्ट्रवाद की भावना है नहीं, खाली बकवास करते हैं। है एकता की भावना किसी में नहीं। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ बोलेंगे आप इंडिया से आ रहे हैं, मैंने कहा तुम क्या विदेश में रहते हो? मणिपुर मिजोरम में वो आपको इंडिया में वेलकम, आप बोलेंगे आइए आप भारत से आ रहे हैं लगता है। और नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ आ जाए तो आप उनको चिढ़ाएंगे। दिल्ली में बाकायदा पूरे मोहल्लों में मारा पीटी होती है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं खूब ढेर सारी संख्या में रहते हैं, तो उनको वहाँ पे चिंकी कह के चिढ़ाते हैं। चिंकी आप लोग के लिए बहुत कोई खराब शब्द नहीं लगता है ना? किसी नॉर्थ ईस्ट वाले से चिंकी चिंकी बोल ले ना, दौड़ा दौड़ा के मरेगा। चिंकी से बहुत तेज चिढ़ते हैं। दिल्ली में सब चिंकी चिंकी चिढ़ाते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, मारा मारी चलती। कोई साउथ वाला अगर मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रह रहे, कोई साउथ का लड़का, केरल का लड़का आपके साथ आपके रूम में शिफ्ट हो जाए तो बर्दाश्त करेंगे उसको? यूपी वाले को बिहार के साथ रख दिया जाए, बिहार वाले को यूपी के साथ है तो मारा मारी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये कहने के लिए है कि हम लोग क्या हैं? एक हैं।
है नहीं। आप जैसे आप न्यूज़ सुनेंगे, नेशनल न्यूज़ सुनेंगे, राष्ट्रीय खबरें, तो राष्ट्रीय खबरों में पूरे देश की खबर थोड़े सुनते हैं आप यूपी की, बिहार की, एमपी की, दिल्ली की, पंजाब, राजस्थान, यही सब। कभी आपने जानने की कोशिश की तेलंगाना में क्या चल रहा है, कब वोटिंग हुई वहां पर, उड़ीसा में क्या चल रहा है, मिजोरम में क्या है, त्रिपुरा में क्या है, पता ही नहीं है। तो जब आप उनकी चिंता नहीं करेंगे तो आपकी चिंता करेंगे? उनके न्यूज चैनल वाले जब अपना नेशनल न्यूज दिखाएंगे तो कहाँ खबरें दिखाएंगे? तेलंगाना वाले तेलंगाना को दिखाएगा, यूपी खबर क्यों दिखाएगा? क्यों वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और मायावती और सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की बात ही नहीं करेंगे? तमिलनाडु में कोई पूछेगा ही नहीं, मोदी जी आएंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री हैं ठीक है, वहां रोड शो में नहीं जाएंगे लोग उनके पास, जानते ही नहीं, क्योंकि हम लोग उनको नहीं जानते। तो ये देखने में आपको लगता है, अब सोचिए जरा सी पावर्स दे दिया, अभी ये हालत है कि आपने सुना होगा कि बंबई में यूपी बिहार वालों को अक्सर मारपीट के भगाना शुरू करते हैं, अक्सर ये हो जाता है, मारते हैं भगाते हैं। तो हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, कहने के लिए हम लोग एक हैं, तो है नहीं। वो तो समझ लीजिए संविधान है, जबरदस्ती मारपीट के सबको बांधा हुआ है। और राज्यों को शक्तियां क्या दी गई? कम। थोड़ी सी पावर बढ़ा के देख लीजिए राज्यों की। केरल कहेगा हम अलग राज्य हैं, अलग क्या, अलग देश हो जाएंगे। ममता बनर्जी पहले ही अलग होने के लिए तैयार बैठ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट तो पहले ही कटा हुआ है, सब अलग अलग देश बनेंगे अगर थोड़ा सा इनको पावर्स दे दी जाए। समझ गए? तो क्योंकि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की भावना लोगों के अंदर बहुत है, क्षेत्रीयता बहुत ज्यादा है, रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है, तो ये भावनाएं शुरू से रही हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आपको बता रहे, ये हमारे इतिहास में बिल्कुल मेंशन है, आपको बहुत समझाने की जरूरत नहीं, खाली आप इतिहास पढ़ लिए समझ में आ जाएगा चक्कर क्या है। सब टूटते रहे, अभी भी वही हालत, तो जबरदस्ती का बांध के रखा गया, और जहां केंद्र कमजोर पड़ा समझ लीजिए फिर भागेंगे। समझ गए? तो इसीलिए हमारे यहाँ जो संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने बहुत सोच समझ के व्यवस्था बनाई कि ऐसा फेडरल सिस्टम बनाया जिसमें सेंट्रल को पावर ज़्यादा दी जाए, स्टेट को कम दिया जाए। तो नाम क्या किया जाता है कि केंद्र और राज्य संबंध है, लेकिन ये संबंध सेंट्रल स्टेट का नहीं, ये बाप बेटे वाला रिलेशन। केंद्र ने जो कहा वो राज्य करना पड़ेगा, और हर मामलों में केंद्र इंटरफेयर करेगा किसमें? राज्य को लेकर। अब इसमें अलग अलग समय पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, विवाद। विवाद का मुद्दे क्या होता है? एक तो मुद्दा ये भाई साहब बैठे हुए हैं, राज्यपाल आपको बताया था कि राज्यपालों का चुनाव होता नहीं, उनको सीधे कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। यानी केंद्र जिसको चाहेगी उसको क्या बना देगी? राज्यपाल। अब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, राज्यपाल उस पार्टी का है, और राज्य में उससे अलग पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल गड़बड़ी करेगा, उनको चलने नहीं देगा फिक्स, उनका एजेंडा, अपना एजेंडा थोपेगा, झगड़ा होगा, खूब झगड़ा होता है। तो विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा कौन है? गवर्नर। गवर्नर की नियुक्ति, कई सारे आयोग बने, अभी आयोग आपको बताएंगे, तो उसमें ये कहा गया कि पहली बात तो गवर्नरों का टेन्योर फिक्स किया जाए, कार्यकाल, कि 5 साल है तो 5 साल रखा जाए। राज्यपालों की नियुक्ति हो तो उसमें जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाए, उसको बताया जाए कि फला व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो पता चला दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु, झगड़ा हो, फिर मारा मारी हो। सर आप सुनते हैं ना, केजरीवाल जाके दिल्ली में वहाँ राज्यपाल के धरना दे में, वेस्ट बंगाल में अलग मारामारी चलती है, तमिलनाडु में पता चला राज्यपाल ने भाषण पढ़ने से मना कर दिया, मंत्रिपरिषद ने लिख के दिया, राज्यपाल लगा के नहीं पढ़ेंगे, जाओ तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे, झगड़ा हो रहा है। तो उनके विवाद में नुकसान किसका होता है? पब्लिक का होता है। फिर समवर्ती सूची के सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के मामलों में ये है कि समवर्ती सूची में वरीयता राज्यों को दी जाती है कि राज्य करेंगे, केंद्र जरूरत पड़ने पर ही इंटरफेयर करे, लेकिन क्योंकि केंद्र के पास पावर है तो केंद्र जानबूझ के समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएगा कि तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। सेंट्रल फोर्सेज है, केंद्रीय जो सेनाएं हैं, फोर्सेज है, उनका डेपुटेशन एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। कि जैसे आपने सुना होगा पिछली बार लोकसभा के चुनाव के दौरान, ये जब वेस्ट बंगाल में चुनाव होना था उसके पहले, सीबीआई की एक टीम गई वेस्ट बंगाल में छापा मारने के लिए। अब एक पुलिस अफसर था, उसके यहाँ छापा मारने के लिए गए, वो पुलिस अफसर सीएम का, वेस्ट बंगाल के सीएम का करीबी आदमी था। पता चला वहाँ का पुलिस कमिश्नर वो था ही था, उसने फोर्स लगा दी, सीबीआई को ही पुलिस वाले पकड़ ले गए, उठा ले गए, टांग ले गए। अब सीबीआई को पकड़ कर थाने में बिठा दिए।
बेइज्जती हुई। भाई स्टेट के पास पुलिस है, फोर्स है, अपनी शक्तियां हैं। अब सीबीआई वहां छापा मारने गई, पता चला वही अरेस्ट होकर बैठी हुई थाने में, पकड़ लिए सब। चल, अब विवाद हुआ, बहुत हल्ला हुआ था इस पर। कायदे से ये मुद्दा पर्याप्त था कि राज्यपाल सिफारिश करे और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि भाई हिम्मत कैसे हुई राज्य की पुलिस की कि सीबीआई केंद्रीय संस्था है, कैसे अरेस्ट कर दी। उसका देखा देखी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी। उसके कुछ ही दिन बाद वहां पर इसकी रेड हुई, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की रेड हुई, पता चला इनकम टैक्स वाले को पुलिस वालों ने धर लिया। पता चला घर में छापा मारने के पीछे पुलिस पहुंच गई, तुम कहां से घूम रहे हो यहाँ पर। तो ये क्या है, विवाद है ये। भाई राज्य के पास, मुख्यमंत्री के पास पावर है पुलिस की, पकड़ लिया, पकड़ो उसको। तो कैसे घुस गया हमारे राज्य में, गड़बड़ी हुई है। तो अब इसमें दोनों तरफ से है गड़बड़ियां। केंद्र भी जानबूझ के उंगली कर रहा है, वो अपनी शक्तियों का मिसयूज कर रहे हैं। चलिए एक ने किया, जब दोनों करेंगे तो दोनों गलत। अगर मान लीजिए केंद्र ने किया, चलिए हम मान लीजिए केंद्र गलत है, राज्य भी तो गलत कर रही है। तो अगर माना, फिर भी केंद्र का ही जाना चाहिए। अब सोचिए सीबीआई की क्या इज्जत रहेगी, फिर बाकी राज्यों की तो हिम्मत बढ़ेगी ना। राज्य कहीं ईडी छापा मारने के, ईडी पर धरा गई, वो अलग पकड़ाए हुए बैठे हुए। तो ये समस्या है। तो इसीलिए अब फिर बाद में सोचिए सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ये सब भेजेगा, एसएसबी, आईटीबीपी, केंद्र को पता चले सेना भेजनी पड़े, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। पता चले पुलिस कंट्रोल करने के पीछे सेना जा रही है, सशस्त्र सीमा बल अपने फौज लेके पहुंच रहा है कि बेटा हमारे सीबीआई वालों को छोड़ाओ। तो गंभीर स्थिति है। तो फोर्सेस का डेपुटेशन कैसे हो, ये एक बड़ी समस्या होती है केंद्र और राज्य के मध्य विवाद की स्थिति में। वित्तीय जो संसाधन है उनका जो लेन देन होता है कि केंद्र में भाई जिस पार्टी की सरकार है राज्य में, उसको ठीक से पैसा देंगे, जहां पर अपनी पार्टी की सरकार ने उसको पैसा नहीं देंगे। भाई केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना थी, ममता बनर्जी ने कई जगहों पर लागू नहीं होने दी, नहीं लागू होने देंगे। किसमें प्रचार किसका होगा, केंद्र सरकार का प्रचार होगा। छत्तीसगढ़ में बवाल हुआ कि जब वैक्सीन लग रहा था कोविड वाला, तो उसमें मोदी जी की फोटो लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मना कर दिया कि नहीं फोटो लगावाएंगे, हटाइए फोटो अपनी, आप बिना फोटो को वैक्सीन नहीं लगने देंगे। भाई आप लोग के झगड़े में नुकसान किसका हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है। तो ये राजनीतिक गतिरोध और विवाद के कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, किसके किसके बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच। तो उसी को लेकर अलग अलग समय पर कई सारी समितियां बनी और उन समितियों में कई सारे सुझाव दिए गए। एक और मुद्दा है जो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी जो भर्ती कराती है, आईएएस आईपीएस। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं सेंट्रल वाले, ये भी एक तरीके से सेंट्रल का कंट्रोल होते हैं ओवर स्टेट। जैसे इनकी भर्ती कौन करती है, यूपीएससी आईएएस की भर्ती करेगी, आईपीएस की भर्ती करेगी। अब यूपीएससी आईएएस आईपीएस की भर्ती करेगी, यानी कौन कर रहा है, केंद्र। और अपॉइंट करके ये किसको दे देते हैं, राज्य, क्योंकि अब ये काम करेंगे किसके लिए, राज्यों के। अब जैसे राज्य सरकार की जो सबसे बड़ी भर्ती होती है, पीसीएस वाली भर्ती होती है, तो पीसीएस में सबसे बड़ा पद आएगा एसडीएम, उसके बाद आएगा डिप्टी एसपी का पद आता है। तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा पद कौन सा है, एसडीएम का भर्ती होगी। अब इस, और पुलिस में अगर देखा जाए तो डिप्टी एसपी की भर्ती होगी। अब उसके ऊपर बैठा हुआ है कौन, डीएम। डीएम किसका आदमी है, केंद्र का आदमी, वो आईएएस है और ये पीसीएस। डिप्टी एसपी के ऊपर कौन बैठा हुआ है, आईपीएस बैठा हुआ है, वो केंद्र का आदमी। तो ये जो सेंट्रल सर्विसेज के जो लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस है, ये भी केंद्र का नियंत्रण होता है किसके ऊपर, राज्यों के। केंद्र से कंट्रोल करती है कि जब राष्ट्रपति, भाई अपॉइंट जिसने किया है उसके लिए लॉयल होंगे। भाई राज्य वाला अपने राज्य के साथ भेदभाव करेगा, अब यूपी वाला एसडीएम है तो यूपी वालों के साथ थोड़ा भेदभाव करेगा, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ आईएएस वो केरल का है, वो भेदभाव करेगा, नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई लगाव नहीं। बलिया का एसडीएम है, मऊ में है, अब उसके पट्टीदारी का झगड़ा चल रहा है, तो उसने अपने वहाँ वाले एसडीएम को फोन किया कि यार हमारा मुद्दा सुलझाओ, जमीन पर कब्जा दिलवा दो। दिलवाएगा ही दिलवाएगा, क्योंकि जब बलिया वाले को मऊ वाले से काम है तो मऊ वाले को बलिया वाले से काम होगा। लेकिन आईएएस ये करेगा, नहीं करेगा, उसका तो घर केरल में है,
वहाँ कौन जाएगा? उसको यहाँ से क्या मतलब? तो वो निष्पक्ष होगा, वो किसी के फेवर में नहीं जाएगा। और जहाँ 356 लगा सीधे रिपोर्ट करेगा केंद्र को, क्योंकि आदमी तो वो केंद्र का है। तो जिले स्तर पर भी केंद्र का एजेंट कौन है? कलेक्टर, एसपी है। सेंट्रल ने अपॉइंट किया है इसको। इनकी नियुक्ति, कई सारे राज्यों ने, कई सारे आयोगों ने ये सिफारिशें दी कि इस ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर दीजिए, क्योंकि केंद्र का इंटरफेरेंस किस पर है? राज्यों पर। समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है। तो उसी को निपटारा किया जाता है। उसके लिए अलग अलग समय पर कई सारी क्या बनाई गई है? समितियां बनाई गई। उन्हीं समितियों के कई सारे रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में कई सारे सुझाव दिए गए। ठीक, एक एक करके देख लेते हैं। लिख लीजिए। केंद्र और राज्य संबंधों के आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमिटीज रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। केंद्र और राज्य के केंद्र संबंधों के आयोग और समितियां। ठीक, तो सबसे पहले कमेटी बनी, लिखे 1966 1966, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, प्रशासनिक सुधार आयोग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, प्रशासनिक सुधार आयोग। इस प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी 1966। चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इन्होंने, इन्हीं के दिन एक शीतलवाड़ कमेटी बनी थी, लिख लीजिए। शीतलवाड़ कमेटी मेड अंडर दिस कमीशन। इस समिति के अधीन शीतलवाड़ समिति का गठन हुआ। शीतलवाड़ कमेटी मेड अंडर दिस कमीशन। अब देखिए, समितियां इनकी लगभग, सिफारिशें इनकी लगभग लगभग एक जैसी होती हैं। क्या सिफारिश दी इन्होंने? कि राज्यों को अधिक से अधिक क्या दिया जाए? स्वायत्तता दिया जाए, यानी स्टेट शुड क्या हो? मोर ऑटोनोमस हो, उनको ज्यादा शक्तियां दी जाए। ये देखिए सबसे खास पॉइंट, गवर्नर क्या हो? नॉन पॉलिटिकल गवर्नर। राजनीतिक व्यक्ति गवर्नर बनेगा तो राजनीति ही करेगा। किसको बनाया जाए? नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति। क्या बनाया जाए? गवर्नर बनाया जाए। पहले बनाए जाते थे, सरोजिनी नायडू को बनाया गया, तुषार गांधी को बनाया गया। लोग गैर राजनीतिक लोग थे, अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं, कई जगहों पर अच्छे बने। इवन जब बिहार में ये थे रामनाथ कोविंद, तो उनकी बड़ी तारीफ हुई थी। खुद सीएम ने कहा कि नहीं बहुत अच्छे, कई जगहों पर अच्छे बने। लेकिन वही था कि राजनीतिक, वही था ना कि जब बहुत घुटे हुए राजनीतिक होते हैं वो मानते नहीं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो समस्या हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो क्या हो? नॉन पॉलिटिकल हो, तो राजनीतिक नफा नुकसान क्या है? नहीं देखेगा। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब कि एक ऐसा कमीशन होगा कि जो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का क्या करेगा? निपटारा करेगा, आगे उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो सबसे खास बात है कि राज्यों की जो फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां हैं, उनको बढ़ा दी जाए। कि जैसे राज्यों को टैक्स कलेक्शन की पावर, जब 7 शेड्यूल आपको पढ़ा रहे थे 7वीं अनुसूची, तो बताया था जितने बढ़िया बढ़िया टैक्स है सब किसके पास है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। वही किसानों से 10-10 20-20 रुपए का भूरा जैसे कौन वसूलेगा? राज्य सरकार। तो राज्यों के पास पावर है नहीं, वित्तीय शक्तियां है नहीं, आप फाइनेंशियल पावर दिए नहीं, तो काम कैसे लेंगे उससे? तो कहा गया कि राज्यों को क्या दिया जाए? ज़्यादा शक्तियां दी जाए। ठीक। खैर, इसके अलावा एक और कमेटी बनी, लिखे 1969 1969, राजमन्नार कमेटी, राजमन्नार समिति, राजा मन्नार या राजमन्नार कमेटी, अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट।
तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त किया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कौन सा कमेटी नियुक्त किया? राजा मन्नार। हालांकि ये पॉलिटिकल था, ठीक है, ये राज्य सरकारें जो करती है तो अपने हिसाब से करती है। तो इसने एक तरफा जहां जहां सेंट्रल को ज्यादा पावर थे, भी आर्टिकल्स आपको बताएंगे, 248, 49, 56, 57, 356 सब खत्म करो, यानी प्रेसिडेंट रूल का कॉन्सेप्ट ही खत्म किया जाए। 312 आपको बताया था, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज हटा दिया जाए, यानी साफ कहा गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्या कीजिए आप, खत्म कर दिए, नहीं तो यही इंटरफेयर करते हैं हमारे मामले में। तो ये एक तरफा थी, ठीक। चलिए, इसके बाद लिखे 1973, 1973 आनंदपुर साहिब प्रपोजल, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब, ये पंजाब सरकार ने इसको अपॉइंट किया था। अब सोचिए, आनंदपुर साहिब प्रपोजल, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इसमें सोचिए क्या क्या कहा गया, एकदम क्लियर। इसने पता है क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में केवल क्या हो, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, करेंसी और कम्युनिकेशन, बस। क्या क्या हो? विदेशी मामले, डिफेंस, रेलवे, करेंसी और कम्युनिकेशन, बस। बाकी सारी चीजें किसको दे दी जाए? स्टेट। तो स्टेट मानेंगे? भागेंगे नहीं। वह राज्य ऐसे ही करेंगे, स्टेट कहेगा कि सारी पावर हमको दे दीजिए। तो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पंजाब सरकार लेके आई थी। जैसे तमिलनाडु वाला राज्य मन्नार कमेटी तमिलनाडु सरकार ने बनाया, तो उसने कहा कि सारा 356, 312 खत्म करो यार, सब राज्यों को दो। तो वैसे इन्होंने कहा कि ये चीजें केवल किसको दे दी जाए? केंद्र को, बाकी सारी चीजें राज्यों को दे दी जाए। तो कोई स्वीकार करेगा इस मांग को? वेस्ट बंगाल लिख लीजिए, 1977, 1977 वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। ठीक, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। तो इसमें भी वही सब बातें, और इसमें भी वही कि राज्यों की स्वायत्तता में, ऑटोनॉमी में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, राज्य क्या हो, ज्यादा शक्तिशाली। तो ये कुछ खास थे नहीं, ये राज्यों के हिसाब से स्पेसिफिक थे। सबसे बैलेंस जो बना था वो 1983 का सरकारिया कमीशन, ये पूछा जाता है, लिख लीजिए, 1983 सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग। पूरा नाम लिखिएगा इनका, सरकारिया कमीशन के बाद पूरा नाम लिखिए, जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया, जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया। जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया। और इसके दो और सदस्य थे, लिख लीजिए, शिवरमन एंड एसआर सेन, शिवरमन और एसआर सेन। ठीक, फिर लिखे 1987, 1987 द फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड, अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 87 में इन्होंने क्या की, अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर लिखे 1988, 1988 द समरी was later officially released in 1988, रिपोर्ट का सार जारी किया गया, या रिपोर्ट जारी किया गया, सारांश उसका समरी क्या किया गया, जारी किया गया कि रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई। ये ध्यान रखेंगे, जितनी चीजें लिखी ये सब एग्जाम में पूछी गई। सरकारी आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 87 में आई थी। रिपोर्ट कब आई? 87। कमीशन कब बना? 83 में। और रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? 88 में। ठीक है, ये पूछा गया सर। और ये किस लिए था? सेंट्रल स्टेट रिलेशन में सबसे एक, जैसे माइलस्टोन कमीशन आप कह सकते हैं ना, सबसे बड़ा एक तरीके से लैंडमार्क टाइप से यही था सरकारिया कमीशन, इसका ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली यही सवाल भी आ जाता है कि सरकारिया कमीशन किस लिए बनाया गया था, तो केंद्र राज्य के बीच संबंधों के लिए। और ये सबसे बैलेंस रहा, इसकी कई सारी सिफारिशों पर सरकार ने गंभीरता से विचार भी किया, और उन्होंने बहुत संतुलित अपना, जैसे बताया ना कि ये सब एक तरफा थे, भाई केंद्र को मिलेगा, केंद्र सारी पावर अपने पास खींचेगा,
राज्यों को मिलेगा तो राज्य सारी पावर क्या करेंगे, अपने पास खींचेंगे। ये बिल्कुल क्या थे, बैलेंस। सरकार का क्या था, बिल्कुल बैलेंस। अब इन्होंने क्या कहा, अब इसमें कहा गया कि देश की एकता और अखंडता, देश को एकता और अखंडता की आवश्यकता है, यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सबसे खास बात। प्रायोरिटी हमारी क्या है, एक। ठीक, जैसे बताया कि एक भारत तभी रहेगा कि जब कोई एक शक्तिशाली हो, ये इतिहास का ही वर्णन है। तो इसलिए शक्तिशाली किसको होना चाहिए, केंद्र को ही होना चाहिए। बिना उसके शक्तिशाली हुए देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल क्लियर था, इसमें किसी को डाउट नहीं। तो उसमें कोई भी संवैधानिक संशोधन न हो। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, वही आपको बताया कि केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो तो उसके निपटारे के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, आगे उस पर चर्चा करेंगे। फिर कहा गया कि जो प्रेसिडेंट रूल यानी कौन सा आर्टिकल था, 356। 356 लास्ट ऑप्शन। जैसे जब आपको राष्ट्रपति बता रहे थे, बताया था कि राज्यों में कोई भी संकट आए तो क्या होगा, 356 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, राज्यपाल कहेगा कि 356 लगा दिया जाए। लेकिन सरकारिया कमीशन कहना था कि ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सबसे पहले यही ने लगा दो, कि पहले आप सारी चीजें देख लीजिए, जब नहीं हो तो लास्ट। अपने यहाँ केंद्र में लगता है कि भाई हंग असेंबली आई है, दूसरी पार्टी वाली सरकार बना लेगी, इससे अच्छा क्या करो, राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर में यही हुआ। जम्मू कश्मीर में पहले बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, बाद में बीजेपी ने सपोर्ट खींच लिया, पीडीपी रुक गई, सरकार नहीं बनी। फिर पता चला कि राष्ट्रपति शासन लगा कुछ समय तक। फिर कुछ समय बाद वहां की जो लोकल पार्टियां थी, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की थी, और पीडीपी ने समझौता कर लिया, और इन दोनों ने समझौता करके राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि थे दोनों कट्टर दुश्मन, जैसे यूपी में सपा बसपा है ना, वैसे वहां पर था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा, और एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बेटे, उमर अब्दुल्ला उनके जो पोते हैं। तो दोनों कट्टर शत्रु, लेकिन दोनों ने समझौता कर लिया। अब राज्यपाल यही थे, सत्यपाल मलिक। तो दोनों ने समझौता कर लिया और राज्यपाल के पास फैक्स भेजा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार। अब इनको खबर लगती उसके पहले भोर होते होते कहा कि हम विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व ही करवा दिया, कि न रहेगी नहीं सरकार बना पाएगी, विधानसभा ही बंद करा दी, राष्ट्रपति शासन फिर से लगा दिया। इन लोगों ने क्लेम किया, कोर्ट में क्लेम किया कि भाई हमने आप विधानसभा तब भंग होगी ना कि जब सरकार नहीं बन पा रही। यहाँ दोनों पार्टियां समर्थन देगी सरकार बनाने के लिए तैयार, और उसके लिए चिट्ठी भेजी गई। राज्यपाल ने कहा कि हमें कोई लेटर नहीं मिला। कहा गया कि फैक्स भेजा गया था, क्योंकि हमारी फैक्स मशीनें खराब, नहीं मिला फैक्स। और बताइए ये क्या है, मतलब राज्यपाल इंटेंशनली नहीं चाहते थे कि सरकार बने और उसको खत्म कर दिया जाए। ये राजनीति है हार्डकोर। अब जैसे मान लीजिए किसी पार्टी की को सबसे ज्यादा सीटें मिली, मान लीजिए कि नीतीश कुमार को सीटें मिली। अब बिहार के राज्यपाल को लगता है कि इसको सरकार नहीं बनने देना, तो उसको बोलेंगे कि ऐसा है कि आपको पहले हमारे सामने मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। आप सांसदों की परेड, विधायक जितने हैं आप मेरे सामने दिखाइए कि आपके पास मेजोरिटी है, तब आपको हम मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कायदे से क्या होता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, बाद में आप विधानसभा में प्रूव कीजिए। तो जब बनाने का मन नहीं होगा तो कहेंगे कि आप पहले लेटर दिखाइए, सारे विधायकों की परेड हमारे सामने दिखाइए कि यही आपके साथ, तब हम आपको मौका देंगे। ठीक, वही बीजेपी की बनानी है सरकार, उनके पास भी विधायक कम है, तो उनको सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और उनको बोलेंगे आपको हम 21 दिन का समय दे रहे हैं,
21 दिन समय में 21 दिन में आप विधानसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए। फ्लोर टेस्ट का काम विधानसभा में होता है, गवर्नर हाउस में थोड़े होगा। राज्यपाल भवन इसलिए नहीं है कि हम जो है कि सरकार विधायकों की गिनती करें, ये सब कहाँ होना चाहिए, विधानसभा में। तो जब सरकार बनवानी होगी तो 21 दिन का समय देंगे, तो बोलेंगे जाके बहुमत कहाँ साबित करो, विधानसभा में। नहीं बनवानी होगी, बोलेगा पहले दिखाओ तब बताएंगे। तो ये तो मनमाना चीज हो गया, तो इसी पर रोक लगेगी। भाई सारी चीजें आप लास्ट में देखिए, राजनीतिक गैर राजनीतिक आदमी बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कितने साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स किया जाए, बीच में ट्रांसफर न हो। शीला दीक्षित के केस में बताया था कि उनको केरल का गवर्नर बनाया गया, फिर तब तक सरकार पलट गई, उनको कहा गया कि हट जाइए, नहीं मान रही थी, उठा के कहाँ भेज दिया गया, नागालैंड जाइए, उधर फ्रस्ट्रेट होकर ट्रांसफर कर दिया। सत्यपाल मलिक चूजा कर रहे थे कि कश्मीर से उठा के भेज दिए नॉर्थ ईस्ट जाइए, कुछ दिन बाद खुदे भाग जाएंगे। ठीक है, तो बोले ट्रांसफर का मतलब पनिशमेंट देना हुआ, मिजोरम भेज देंगे, जाओ करना हो जो कर लो, कुछ है ही नहीं करने का। ठीक, 155 जिसमें बताया था कि गवर्नर के अपॉइंट से पूर्व किससे पूछा जाए, चीफ मिनिस्टर से सलाह लिया जाए। ठीक, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, उस पर कानून बनाने से पहले केंद्र को किससे एडवाइस लेनी चाहिए, राय से बातचीत कर लीजिए। ठीक, देश की एकता अखंडता का त्रिभाषा सूत्र, ये बड़ा खराब आइटम है, इस पर हम लोग भाषा में बातचीत करेंगे कि जो 3 भाषा वाला फॉर्मूला होता है, 3 भाषा का मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, तो 3 भाषा वाला फॉर्मूला ये देश की एकता और अखंडता के लिए होना चाहिए। जिससे कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, तो त्रिभाषा के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी का हुआ, नरक हो गया हिंदी का। कायदे से ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लैंग्वेज किसी पर थोप नहीं सकते, जिसकी जो भाषा है, मातृभाषा वही है, वही बोलेगा। आप कहते हैं हिंदी को पूरे देश की भाषा बना दीजिए, भाई तमिलनाडु में जो तमिल पैदा हुआ वो हिंदी क्यों बोलेगा। जैसे हिंदी दिवस पर एक बार डिबेट चल रही थी, ये सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, तो ये पी चिदम्बरम से किचकिच हो गई। चिदम्बरम ने कहा कि ठीक है मैं हिंदी बोल लूंगा, आप तमिल बोल के दिखाइए एक लाइन, हम आपकी भाषा बोलते हैं आप हमारी बोल के दिखा दीजिए। शशि थरूर अड़ गया कि आप मलयाली बोलिए ना, हमें आती है हिंदी, हम बोल लेंगे आपकी, आप हमारी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो जब आप हमारी भाषा नहीं सीखने को तैयार, हम आपकी भाषा क्यों सीखें, हमें आती है हम नहीं बोलेंगे, जाइए। और बताइए क्यों कोई बोलेगा। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी का हुआ, त्रिभाषा फॉर्मूले में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, हिंदी का हुआ। अब जैसे जो गुजराती वाला है तो वो गुजराती सीखेगा, हिंदी सीखेगा, अंग्रेजी सीखेगा। मराठी वाला मराठी हिंदी अंग्रेजी, बंगाली वाला बंगाली हिंदी अंग्रेजी, सब सीखेंगे। और जो बेचारे हिंदी वाले लोग हैं केवल हिंदी, बहुत हुआ टूटी फूटी अंग्रेजी। भोजपुरी क्या है जी, वही हिंदी है, उसी की टांग खींच दो भोजपुरी हो जाएगी। तो नुकसान किसको हुआ, हिंदी भाषी छात्रों को हुआ, बेचारे हो जाते हैं। दिल्ली में हम लोग रहते थे तो अलग अलग रीजन के कन्नड़ लड़का आया हुआ है, वो सब आपस में बात कर रहे हैं, बेचारे हम लोग मुंह देख रहे हैं, उनकी कन्नड़ हम समझ नहीं सकते, हमारे हम जो बोलेंगे वो सब समझ लेगा, वो जो बोलेंगे हम, वो हमको गाली भी देते हैं, हम लोग मुस्कुराते रहेंगे। बंगाली वाला बंगाली बोल रहा है आपके सामने, तो वो हिंदी भी जानता है, वो आपको गाली दे देगा बंगाली में, आप नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं, तो कम से कम 3 भाषा का फॉर्मूला हिंदी वालों पर डाल देते कि हिंदी वालों को भी एक एडिशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी के अलावा थोपिए ना, मलयाली सीखो, तब मराठी सीख लो, या गुजराती सीख, गुजराती आसान है, पंजाबी बोल दीजिए आप। तो ये जुल्म हिंदी वालों पर हुआ, आपको लगता है ना कि हिंदी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नुकसान इस चक्कर में किसका हुआ, हिंदी वालों का। ये बेचारे एक हिंदी तक रही गए। अभी यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दूसरे भाषा बोलने वाले हो है नहीं, इसलिए आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं। जब किसी अदर स्टेट में जाएंगे या किसी ऐसी जगह जाए जहाँ सब मिल जाए, दिल्ली जाइए, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, तैयारी में सब मिलेंगे, केरल वाला उधर, तमिलनाडु वाला उधर, उड़िया उड़िया तक आपको कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाएंगे, उड़िया जैसा, उड़ीसा जैसा भिखारी राज, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, उड़िया नहीं समझ पाएंगे। उड़िया वाला हिंदी जानता है, हम लोग उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो त्रिभाषा के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, हिंदी वालों का हुआ बेचारे।
बाकी सब तो 3 सीख जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो ये हिंदी पर भी एक लैंग्वेज थोप देनी चाहिए थी, उर्दू ही सिखा देते यार। इवन ये जो नवोदय विद्यालय वगैरह, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा सिखाते हैं। हम लोग का एक दोस्त था, जो MP का लड़का था, वो उर्दू बड़ा अच्छा लिखता था। हम लोग BHU में गए फर्स्ट ईयर में, तो उसने मेरा नाम उर्दू में कॉपी में लिखा कि यार मुझे उर्दू भी आती है, बड़ी अच्छी, हिंदी भी इंग्लिश भी, तो अच्छा लगा। फिर हमको लगा कि गाली गलौज तो नहीं करते, कॉपी के फ्रंट पहले ही दिन लिख दिया मेरा नाम उर्दू में। वो कुछ समझ ही नहीं रहे लिखा क्या है, कुछ उल्टा सीधा कुछ ना लिख दिया हो गाली गलौज, कोई पढ़ के कोई क्या कहे। तो फिर एक मुस्लिम लड़का था, उससे पढ़वा कि लिखा क्या है, तुम्हारा नाम लिखा है, सही है, श्योर हो, नाम ही लिखा है। अब उस समय कहाँ गूगल चलता था, तो बड़ा हीन महसूस हुआ कि यार काश एक एक्स्ट्रा आ जानी चाहिए। लगता नहीं है, जैसे जब 2 भाषा बोलने वाले बोलते होंगे तो आपको खुद लगता होगा यार काश एक आध एक्स्ट्रा आ जाती तो कितना अच्छा रहता। तो इन सब चीज़ों ने हिंदी वालों को बहुत नुकसान किया है। इसका एहसास तब होगा कि जब ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में आप पहुंचेंगे ना, अभी आपको नहीं पता चल रहा। यहीं पूर्वांचल में मौज से जी रहे हैं, सारे तो यही बोलने वाले हैं, निकलिए बाहर, तब पता चलेगा कि मराठी क्या होती है, गुजराती क्या होती है, दिल्ली क्या है। और तीसरा और लास्ट इसमें, राज्य में जो सेंट्रल फोर्सेस का जो डेपुटेशन होता है, केंद्रीय बल, CISF, SSB, इसका अधिकार किसको मिले, केंद्र को मिले। ये सरकारी आयोग ने कहा कि नहीं, फोर्सेस किसके पास होने चाहिए, केंद्र के पास, राज्यों को नहीं देना चाहिए। ठीक। इसके बाद फिर एक और कमीशन बना, लिख लीजिए 2007 में। और ध्यान रखेंगे सरकारी आयोग सबसे बैलेंस है और सबसे ज्यादा यही पर विश्वसनीय माना गया। इसके अलावा लिख लीजिए 2007 पुंछी कमीशन। पुंछी, पुंछी आयोग कहते हैं, पूरा नाम था जस्टिस मदन मोहन पुंछी, जस्टिस मदन मोहन पुंछी। ठीक। इसमें 3 सदस्य थे, लिख लीजिए, विनोद कुमार दुग्गल, विनोद कुमार दुग्गल, बीरेंद्र सिंह, ये लिख दिया, बीरेंद्र सिंह, बीरेंद्र, NR माधव मेनन, NR माधव मेनन, NR माधव मेनन। ठीक। तो पुंछी कमीशन कब बना था, 2007 में। मार्च 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लिख लीजिए, मार्च 2010 दिस कमीशन सबमिटेड हिज रिपोर्ट। मार्च 2010 में इन्होंने अपनी क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। अब देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने जो सबसे खास खास बातें कही, कि फिर वही बताया राज्यपालों की भूमिका होती है झगड़े वाली। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने साल की हो, 5 साल की। अगर 5 साल से पहले हटाया जाए तो उसके पहले राष्ट्रपति की तरीके से क्या लगाई जाए, महाभियोग लगाइए। महाभियोग की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, तो उसके लिए कारण बताना पड़ेगा। अब ये तो बताएंगे नहीं कि हमारी बात नहीं मान रहे थे, ये कैसे कहेंगे, कोई ठोस कारण बताना पड़ेगा ना, वो होगा नहीं। मैं राष्ट्रपति को कोई क्यों नहीं हटा सकता, केंद्र सरकार ये थोड़ी कहेगी हमारी बात नहीं सुन रहे थे इसलिए हटा दिया, तो नहीं हटा सकते। क्योंकि जब बहस होगी तो खुल के सारा पक्ष रखना पड़ेगा ना, कारण कहाँ बताएंगे। अब ये तो एकदम खुला हो जाएगा कि हमारी बातें नहीं मिली, वो तो पीछे से चलता है मामला। तो अगर ये हो जाएगा तो गवर्नर की पोजीशन सिक्योर हो जाएगी, तो ज़्यादा स्वतंत्र काम करेगा। ठीक। तीसरी चीज की, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसका एक्सटेंशन इन्होंने दिया। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल को और पावरफुल बनाया। जैसे आपको बताया था अखिल भारतीय सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, 3 बताया था, IAS, IPS और IFS। तो इनका ये कहना था कि जब IAS, IPS, IFS हो सकते हैं तो हेल्थ सर्विसेज क्यों अलग अलग है। एक अखिल भारतीय स्तर पर क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर भी एक लेवल पर हो, एजुकेशन,
ये अभी जब यूपीएससी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आएगा कि यूपीएससी सब करती है, तो एजुकेशन वाले प्रोफेसरों की भर्ती क्यों नहीं करती? सब देखिए स्टेट अलग अलग कराते हैं, यूनिवर्सिटीज अलग अलग करा रही है, क्या तमाशा चल रहा है? एक लेवल पर लेके आइए सबको, ऑल इंडिया लेवल। जैसे आईएएस की भर्ती हो सकती है, आईपीएस की भर्ती हो सकती है, तो प्रोफेसरों की भर्ती क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टरों की भर्ती नेशनल लेवल पर आइए, आप कराइए। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज भी नहीं है ऑल इंडिया लेवल। जुडिशरी सबसे खराब है, सबसे खराब हमारी क्या है? जुडिशरी। कोई सिस्टम नहीं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का, बस जज का बेटा जज बन गया, खत्म कहानी, सिंपल। तो इसको उन्होंने क्या किया, एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई, दीजिए यूपीएससी को, एक कैडर ले आइए, सबको बराबर कर दीजिए। तो इससे जो राज्य के हिसाब से जो अप्स एंड डाउन होते हैं, अपने मनमाने कानून चलते हैं, वो क्या होंगे? खत्म। जैसे आप देखिए आईएएस आईपीएस में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? नहीं होता, क्योंकि पता है कि यहाँ पर केरल वाला है, उसको क्या मतलब किसकी पट्टीदारी का झगड़ा क्या चल रहा है, वो तो न्यूट्रल रहेगा। या केरल में कोई बनारस वाला बैठा हुआ है जाके, मणिपुर में कोई गाजीपुर का आदमी बैठा हुआ है, कश्मीर में कोई झारखंड का आदमी बैठा हुआ है, झारखंड में गुजराती जाके बैठा हुआ है, तो वो कोई भेदभाव करेगा किसी के साथ? नहीं करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है उससे, उसका तो जो काम है वो करेगा। तो उसी तरीके से हेल्थ में, एजुकेशन में, जुडिशरी में, इंजीनियरिंग में, सब में कराइए आप ऑल इंडिया लेवल। जैसे आईएएस पीसीएस सबको एक लेवल पे ले, लेकिन ये फिर राज्यों के लिए दिक्कत हो जाएगी, राज्य नहीं मानेंगे इसके लिए। भाई राज्य अपनी पावर क्यों देगा? भाई सब जगह फिर केंद्र ही हावी हो जाएगा। और तीसरा की जो कंकरेंट लिस्ट है, जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, तो वही आपको बताया था कि संघ पहले किससे परमिशन ले? स्टेट से। कि राज्यों से पूछा जाए कि भाई राज्य इस पर सहमत है या नहीं है। समझ गए? चलिए, तो ये ठीक ठाक था, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे इसकी सिफारिशें भी सेंट्रल ओरिएंटेड थोड़े से ज़्यादा है, केंद्र से ज़्यादा चल रहा है। खैर, तो ये सब सिफारिशें किसकी थी? पुंछी कमीशन की सिफारिशें थी। खैर, तो मेन मेन आयोग कौन से आपने देखे? सरकार बनाती, भारत सरकार। कुछ आयोग राज्य सरकारों ने भी बनाया, राज मन्नार बनाया वगैरह, आनंदपुर साहिब था वेस्ट बंगाल, वो सब राज्यों ने बनाया, तो उसका कोई मतलब नहीं, नहीं, उन्होंने तो बस भेजा, मानना ना मानना सरकार के ऊपर। अब ये भी आयोग जो भेजा रिपोर्ट, सब थोड़े मान लिए। ये एक दबाव बनता है कि हाँ इन्होंने अच्छी सिफारिशें की, सरकारें इसको स्वीकार करें। जैसे बताया कि जब वेस्ट बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति करनी थी, तो गोपाल कृष्ण गांधी को अपॉइंट करना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने चीफ मिनिस्टर को फोन किया कि भाई हम गोपाल कृष्ण गांधी को यहाँ का गवर्नर बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो बहुत अच्छे आदमी है, बनाइए, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो ये एक पहल की उन्होंने कि नहीं, हम पहले चीफ मिनिस्टर से बात कर ले, अच्छी बात होगी। तो सरकारी आयोग की कमीशन के ही हिसाब से चले। लेकिन क्योंकि इनकी सिफारिशें मानना मैंडेटरी तो होता नहीं, ये तो अपनी इच्छा पर सरकारों की होता है, माना माना, नहीं माना नहीं माना, तो गड़बड़ हो जाती। ठीक, चलिए खैर, तो ये कुछ आयोग थे, कौन कौन से? पुंछी आयोग कब बना? 2007। रिपोर्ट कब आई? 2010 में। सरकारिया 83 में बना था, रिपोर्ट आई कब? 87 में, पब्लिश हुई 88 में। उसके पहले वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया था 77, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 73, राजमन्नार कमेटी 69, और सबसे पहला आया था प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। तो इसी में सीतलवाड़ कमेटी बनाई गई थी। समझ गए? चलिए, अब केंद्र राज्य संबंध की जो संवैधानिक स्थिति है, ये तो कई सारे आयोग थे, संवैधानिक स्थिति। तो सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन हम लोग देखते हैं, वो तीन तरीके से देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं। एक तो केंद्र और राज्य के बीच कुछ विधायी संबंध होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी का मतलब कानून बनाने को लेकर। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं, प्रशासन को लेकर, प्रशासनिक लेन देन होता है। और तीसरा होता है फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध। यानी कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं? तीन। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, विधायी संबंध यानी कानून बनाने को लेके, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सीधा से समझ लीजिए कंट्रोल करना ही होता है। ठीक, और तीसरा फाइनेंशियल, पैसे का लेन देन। तो इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है, आप भी तीन हिस्सों में बांट लीजिए, लिख लीजिए। सेंट्रल स्टेट रिलेशन फिर से लिखिए, केंद्र राज्य संबंध।
ये किस भाग में है? पार्ट आपको लिखवाए थे संविधान के किस भाग में है? भाग 11, इसलिए पार्ट 11। भाग 11। तो आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला लिखिए विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। विधायी संबंध में लिखिए आर्टिकल 245 से 255, 245 से 255। तो विधायी संबंध कहां से है? लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से 255। फिर दूसरा लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो कहां से कहां तक है? 256 से 263 तक, 256 टू 263। और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध, 264 से 293। इसमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, सारे नहीं पूछे जाएंगे, ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है? ये नहीं आएगा, ये बस आपको समझने के लिए बता रहे। जो जो याद करने वाला है वो आपको हम बता देंगे, ये याद नहीं करना है। इसमें से 4-5 हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये बस कैटेगराइज कर दिया गया है। कितने हिस्सों में? 3, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, ठीक। और इन तीनों संबंधों को जब हम लोग आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन होगा, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि ये किसकी तरफ झुका हुआ है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है, सेंट्रल ओरिएंटेड है पूरी तरीके से, ठीक है? हो गया तीनों? एक आग देख भी लेते हैं लगे हाथ। तो सबसे पहले देखेंगे किसको? विधायी संबंध। लिखिए लेजिस्लेटिव रिलेशन में सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? 245। तो आर्टिकल 245 है बस 245 लिखिए, 12 मत लिखिएगा। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का प्रवर्तन, विस्तार। इसका मतलब क्या लग रहा है आपको पढ़ के? 245 पढ़ के क्या लग रहा है आपको? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या लग रहा है? संसद आपको बताया कानून बनाती है और राज्य की विधायिकाएं भी कानून बनाती है। ये कहां तक वैलिड है, इनका विस्तार कहां तक है, समझ गया? देखिए कहां तक होगा भाई, भारत सरकार कानून बना रही है तो पूरे भारत में लागू होगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी राज्य में होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखिए अब इसी का एक्सटेंशन दिया हुआ है 245(1) में विस्तार से लिखा हुआ है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य और उसके किसी बात के लिए विधि बना सकेगी, कोई डाउट नहीं है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature of state may make laws for the whole or any part of state। अब यहीं पे झगड़ा हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज पर दोनों कानून बना रहे हैं। भाई राज्य भी तो भारत में ही है, तो भारत में ही राज्य है, तो केंद्र और राज्य के कानून टकराएंगे। तो भारत सरकार ने कानून बनाया उसी पर राज्य ने कानून बना दिया। देखिए लिखा हुआ है उसी का सोल्यूशन, दूसरा पिस्सा कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं की जाएगी तो उसका राज्य क्षेत्राधीन प्रवर्तन होगा। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ठीक है? कि राज्य क्षेत्र में कुछ उसका कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वो उसको अमान्य नहीं किया जाएगा, माना जाएगा किसका? केंद्र का ही माना जाएगा। राज्य अगर उसके क्षेत्र में आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, राज्य को कोई भाव नहीं देंगे, समझ गए?
है? बनाएगी, हर जगह तो नहीं बना सकती ना भाई। जहां तक कि मतलब कि अगर उसमें टकराहट नहीं हो रही तो मान लिया जाएगा, टकराएगा तो केंद्र वाला माना जाएगा। वो एक लिमिट है कि जहां तक में टकराए, ठीक। यानी कुल मिला के केंद्र की शक्तियां और जो राज्य की शक्तियां हैं, देखिए 246, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यानी कि संसद क्या कानून बनाएगी और राज्य क्या कानून बनाएगी, ये कहाँ बताया गया है? 246। ये आप पढ़ चुके हैं, देखिए 246 लिखा हुआ है। 246 एक पॉइंट पढ़िए, संसद को 7वीं अनुसूची के सूची 1 लिस्ट 1 कौन सा था? यूनियन लिस्ट में संविधान में संघ सूची कहा जाता है। प्रगणित किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति। लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर्स इनमेंटेड इन लिस्ट 1 इन 7 शेड्यूल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू एज यूनियन लिस्ट। यानी संघ सूची पर कानून जो वहां पर बताया था वो किस अनुच्छेद में लिखी हुई बात थी? 246 एक। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा आपसे, ठीक है, आर्टिकल नंबर नहीं, बस आपको समझने के लिए बता रहा। और लिखा है, संसद को और किसी राज्य को विधानमंडल की 7वीं सूची के 3 में, जिसे समवर्ती सूची कहा गया है, किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी कंकरेंट लिस्ट पर कानून कौन बनाएंगे? दोनों कानून बनाएंगे। ये कहाँ लिखा गया है? 246(2) में, जो आपको वहां पर समझाया था कि यूनियन लिस्ट पर केंद्र, कंकरेंट लिस्ट पर दोनों। ये सब किस में दिया हुआ है? 246 में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया गया। और राज्य विधानमंडल को कौन सा लिस्ट है? दूसरी लिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। समझ गए? अब देखिए झगड़ा कहाँ हुआ? 246(4). ये तीनों समझ में आया 246 का? 246 एक क्या है? 7 शेड्यूल का यूनियन लिस्ट किसके पास है? केंद्र के पास, संसद के पास। 7 शेड्यूल का कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, दोनों के पास है। 7 शेड्यूल का दूसरा स्टेट लिस्ट किसके पास है? स्टेट के पास। संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय में संबंधित विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विधि राज्य सूची में प्रगटित विषय ही क्यों ना हो, ठीक है। पहली बात तो किसी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, यूनियन टेरिटरीज। तो संघ शासित क्षेत्र किसके पास है? केंद्र के पास। भले ही वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिया हो, संसद उस पर क्या करेगी? कानून बना देगी साफ। उसमें कोई पूछताछ, कोई इंक्वायरी नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले झगड़ा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले राज्य को शक्तियां थी, विधानमंडल उनके हिसाब से चलता था, अब उसको खत्म करके क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। अब वहां का कोई मतलब ही नहीं है, सारा काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। अब लद्दाख का एक सांसद है, वैसे विधानसभा होती तो कम से कम 25-50 तो विधायक, 40-50 तो विधायक होते तो बताते ना कि हमारे क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर क्या क्या होना चाहिए। अब लोकसभा उस पर कानून बना रही है। लोकसभा वालों को क्या पता है कि उनकी क्या समस्या है? या तो कहेंगे ना सोनम वांगचुक चीन का जो है कि दलाल है, सरकार का विरोधी है, मोदी जी का विरोधी है, देश तोड़ना चाहता है। अब हमें क्या पता लद्दाख में क्या चल रहा है? ये कौन बताएगा? वहां वाला बताएगा ना। और वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव है। और कानून कहाँ बनना है? दिल्ली में बैठ के। बना कौन रहा है? यूपी के 80 सांसद, बिहार के 38 सांसद, ये लोग तो बना रहे हैं। बंगाल के महाराष्ट्र के 48 सांसद क्या बनाएंगे? उनको कुछ अता पता है वहां के बारे में? कैसे बना देंगे? तो ये सब कुछ गंभीर समस्याएं भी संविधान में है। चलिए, अभी तो समय हो रहा है, इस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बस जो चीजें आपको पहले समझाया था बस किस आर्टिकल में है ये आप देख चुके हैं उसको, ठीक है। कुछ इसमें 2-3 हैं जो आएंगे, सारे नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल हम लोग।